हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेशपाल, वेलकम्स यू ऑल। एंड फ्रेंड्स, आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा एक्चुअल में क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग आ ही गए हैं। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द DBRU। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ एंड उसी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ये इस वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं, क्योंकि जनरल स्ट्रेटेजीज तो किसी भी तरीके के एग्जाम में हो वो तो सभी बच्चों के काम में आनी है। यूनिवर्सिटी चाहे जो भी हो, कॉलेज चाहे जो भी हो, स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट को प्रिपरेशन तो करनी होगी है, ये तो जेन्युइन सी बात है। जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट रहेगा इस वीडियो का वो क्या है, बिकॉज लास्ट मोमेंट टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं एंड देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली विलिंग कि कुछ इस तरीके का मिले जिससे कि लास्ट मोमेंट पर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। राइट, देखिए दोनों चीज़ों में अंतर है। वन इज़ अ हार्ड वर्क एंड अनदर वन इज़ अ स्मार्ट वर्क। राइट, लास्ट मोमेंट में ये तो सभी को पता है कि आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा अपने स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए और वही आपके लिए ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रूटफुल है एज़ कम्पेयर टू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अपनी जगह पर है, हार्ड वर्क नो वन बीट्स द हार्ड वर्क, है ना। एक बड़ी छोटी सी कहावत है, इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी डे। ये वही वाली चीज़ है ना। तो उसी तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। मैं अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ एंड इट विल कम्प्लीटली हेल्प यू। किस तरीके से, देखिए जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट मोमेंट टिप्स पर चीज़ें किस तरीके से रहेंगी। सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर एक्चुअली दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द सिलेबस ऑफ द DBRU यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या है कि एक चीज़ तो देखिए पूरी तरीके से क्लियर है कि फर्स्ट पेपर जो होने हैं, फर्स्ट पेपर इधर इन द सेकेंड ईयर और फर्स्ट पेपर अगर आपका हो थर्ड ईयर, तो जो पेपर फर्स्ट होना है इधर इन द जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ये दो सारे के सारे कैसे होने हैं, OMR बेस्ड। राइट, तो इस चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे कि OMR बेस्ड जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा एंड मैं कई सारी चीज़ें इससे रिगार्ड में भी लेकर के आने वाला हूँ। फर्दर वी आर टॉकिंग अबाउट द कि अगर सेकंड पेपर होता है या थर्ड पेपर होता है तो इसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें या क्या आपकी राइट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जो कि आपको इन सभी चीज़ों से निकलने में हेल्प करेगी। तो देखिए एक छोटा सा लॉजिक इसमें ये समझिए कि स्मार्ट स्टडी की शुरुआत किस तरीके से हुई कि आपको पता है सबसे पहले कि आपके पास में आएंगे ओवरऑल में 10 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस यू हैव टू बी अटेम्प्टेड ओनली 4 क्वेश्चंस, है ना। मैं बिल्कुल लॉजिकल कंसेप्ट पर बात कर रहा हूँ। राइट, जैसे कि अगर ये जो मैंने सामने पेपर खोल रखा है, दिस इज एक्चुअली द BSc सेकेंड ईयर पेपर, है ना। BSc जूलॉजी जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, ये सेकेंड ईयर का पेपर है, BSc सेकेंड ईयर का, और पेपर नंबर भी सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट पेपर कैसा होना है, फर्स्ट पेपर तो होना है OMR बेस्ड का। राइट ना। फर्दर अब ये मैं सेकंड पेपर को एनालाइज करूँ तो सेकंड पेपर पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि दिस इज एक्चुअली द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नटशेल में मैं कहूँ तो इवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही यूनिट में क्या है, इवोल्यूशन और डेव बायो को, सॉरी पहली 2 यूनिट में इवोल्यूशन को डिस्कस किया गया है और बाकी की जो 2 यूनिट हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसमें डेव बायो को डिस्कस किया गया है। अब यार थोड़ा सा चीज़ों को ये समझते हैं कि इसमें किस तरीके से इनकेस अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे। इवन अगर मेरे हाथ में रहा कि क्वेश्चंस अगर मुझे बताने हैं तो वो वैसी वाली चीज़ है ना कि डायरेक्टली पीक इनटू टीचर्स माइंड, वो वाली चीज़ें तो किस तरीके से रहेंगे, जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए कि जैसे अगर एवोल्यूशन वाला टॉपिक रहा। राइट, एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया टॉपिक है, एवोल्यूशन आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था। क्लास 12th में एक पूरा सेपरेट चैप्टर दे रखा है इन द यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में जो है ना, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में जो चैप्टर है एवोल्यूशन का, उसमें आपको एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। फर्दर मोर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इलेबोरेट हो जाती हैं, बेस तो वहीं से बनता है। अब जब मैं अगर इस चीज़ में देखता हूँ कि एवोल्यूशन जो है, तो ओवरऑल मैं उस तरीके से ना देख करके 10 क्वेश्चन को अगर देखूँ तो 10 क्वेश्चन में से आप ये समझिए कि पर यूनिट 2 क्वेश्चन तो रहे लॉजिकल, है ना। 2 क्वेश्चन, 2 और ये 2, ओवरऑल में कितने हो गए, 8 क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है। और बाकी का जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो इन दोनों यूनिट को मिलाकर के एक क्वेश्चन बन जाएगा और इन दोनों यूनिट को मिलाकर के एक क्वेश्चन बन जाएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन हो गए 10, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों की जगह होता और अगर मेरे पास में इस तरीके का कुछ रहता कि मुझे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मुझे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी इस तरीके से रहती कि मैं हर यूनिट से 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ हो जाएगी अगर आपने बशर्ते यूनिट्स को ठीक से पढ़ा है।
अब जैसे कि पहली यूनिट को ही देख लेते हैं कि जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फोना एंड फॉसिल्स। यहाँ पर जो चीज़ आती है कि जोग्राफिकली लोकेशन पर किस तरीके से फ्लोरा और फोना का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस वाली चीज़ के बारे में बताया है। इफ़ यू हैव जनरल आइडिया, इफ़ यू अगर आपने ये चीज़ें थोड़ी बहुत भी थोड़ा सा ही अगर अंदर तक में पढ़ा है तो आप इस चीज़ को आराम से अटेंड कर सकते हैं। फर्दर ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये चीज़ 12th क्लास में भी थी। कंसेप्ट ऑफ स्पेशीज किस तरीके से होते हैं, क्लासिकल मॉडर्न कंसेप्ट। मैं एक्चुअल में यहाँ पर पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजीज किस तरीके से होनी चाहिए लास्ट मोमेंट टिप के लिए, राइट। जहाँ पर पेपर डिस्कस होगा वो फर्दर वीडियोज़ में आगे होता रहेगा, है ना। और यहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं है। एविडेंसेस के बारे में बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि हाँ जी किस किस तरीके से एविडेंसेस हैं, थ्योरीज कैसी हैं, लेमा की है, डार्विन की है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, डार्विन वेलेस वाली चलती हैं, है ना, ऐसा वाला, और इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड म्यूटेशन। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा लिटरली, बिकॉज इतने सारे कंसेप्ट्स में से कोई भी अगर 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, आपको तो 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। मैं एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे गैसेस कर रहा हूँ। कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि ऐसा कहीं से यूनिवर्सिटी का है प्रावधान या फिर मैं किसी चीज़ को किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली माई एजम्पशन। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोल दिया कि मैं अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जस्ट कि आपको लास्ट मोमेंट पर किसी न किसी तरीके की हेल्प हो जाए, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट। फर्दर अगर ये 2 यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डेब बायो के बारे में बात की गई कि डेब बायो में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो इसमें क्या है कि एम्स एंड स्कोप हो गया, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एग, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड पैटर्न, क्लीवेज। लिटरली ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मेरा जो सजेशन रहेगा वो यही रहेगा। देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई, गैमेटोजेनेसिस तो होना है। गैमेटोजेनेसिस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द टीचर्स, है ना। जो भी पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले चीज़ यही जाती है, गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, इधर द स्पर्मेटोजेनेसिस और द oogenesis। जिस भी तरीके का बन जाए, हो सकता है कि 5-5 में दोनों ही बन जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis 5-5 नंबर में दोनों ही आ गए, गॉट इट ना। देन उसके बाद में एग स्ट्रक्चर एग्स कितने तरीके के हो जाते हैं कि भाई एग हो गया आपका ऑन द बेस ऑफ द योग की एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, सेंट्रोलेसिथल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज कितने तरीके की हो सकता है कि हाँ जी होलोप्लास्टिक क्लीवेज है, म्यूरोप्लास्टिक क्लीवेज है। देन उसके बाद में भी फर्दर उसके क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, है ना। ये कई सारी चीज़ें हैं, जिस टाइम पर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। एंड देन उसके बाद में क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फेट मैप, राइट, डेवलपमेंट ऑफ चेकअप टू प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटेशन। पर्सनली रिकमेंडेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टारगेट करना, प्लेसेंटेशन टारगेट करना, ठीक है। ऊपर वाले में अगर मैं बात करूँ तो गैमेटोजेनेसिस को टारगेट करना और इसमें क्लीवेज को टारगेट करना, है ना। होने को ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको मतलब ये 3 टॉपिक इनमें से इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ दीज आप इनको अगर थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं तो आपको क्या है स्मार्ट स्टडी की कैटेगरी में आप जाएंगे एंड इट विल कम्प्लीटली हेल्प यू, राइट। फर्दर ये तो रही थी पेपर 2 की बात। फर्दर इसके बाद में पेपर 3 है ना, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक लिटरली, है ना। पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। फर्दर आगे चीज़ों को थोड़ा सा ले जाते हैं कि सेकंड ईयर का पेपर 2 तो इस तरीके से हमने देखा जिसमें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये वाली चीज़ें हैं। पेपर 3 जो है, पेपर 3 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। अगर देखिए बात पढ़ाने की और बात पढ़ने की हो तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सारे ही पढ़ें, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर बात हो रही है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी फिल्टर करनी है, राइट। फिल्टर करनी है, स्ट्रेटेजी वही रहेगी, पर यूनिट 2 क्वेश्चन, हर यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन रखिए ताकि आप पूरे तरीके से सेफ साइड पे आ जाए, है ना। ये लॉजिकल है, ठीक। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैं एक लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कहीं यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं है कि पर यूनिट से 2 क्वेश्चन ही लिए जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कमिटी जो कि ये पेपर्स को सेट करेगी, है ना। ये हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा सा क्या है सिंक्रोनाइज्ड वे में लेकर के ये अजम्पशन जरूर कर सकते हैं कि हाँ जी मे बी पॉसिबल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फर्दर मोर जैसे यूनिट फर्स्ट में से अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 टॉपिक, वन इज़ द डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ओके। आउट ऑफ दिस 3 एनी 2 इट कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। सारे इंपॉर्टेंट है लिटरली, बिलीव में सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, न्यूरल ट्रांसमिशन, मसल्स, आई विल सजेस्ट कि इन दोनों को मत छोड़ना,
मसल्स में भी मेजरली क्या है कि टाइप्स ऑफ मसल्स आ जाते हैं एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना किस तरीके से रहता है, राइट ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फर्दर फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और थर्मोरेगुलेशन। अगर कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम की बात आए तो आपको एक जनरल वे में आंसर देना है, और अगर पर्टिकुलर ग्लैंड्स की बात की जाए तो कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पे रखी जाती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, जैसे रखा जाता है पेनक्रियाज को भी रखा जाता है। पेनक्रियाज एक्चुअली मिक्स्ड ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन पिट्यूटरी, थायराइड एंड लिटिल बिट ऑफ एड्रिनल, ओके ना, इनको थोड़ा सा टारगेट किया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना। फर्दर यूनिट 4 में इसमें सारी की सारी चीज़ें किसके आ गई, बायोकेमिस्ट्री के आ गई। मतलब आप ये देखिए कि ये जो 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट कंबाइंडली होकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी को टारगेट कर रही हैं, और एक अकेली यूनिट है जो कि किसको टारगेट कर रही है, बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रही है ना। यहीं से पता लगाया जा सकता है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का रेशियो किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। पर्सनली रिकमेंडेशन, आप प्रोटीन एंजाइम को टारगेट करें और कार्ब्स को टारगेट करें, है ना। ऐसा नहीं है लिपिड इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लिपिड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें, मतलब बाकी की चीज़ों को अगर कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना, जितना मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिया है एंड जितनी भी चीज़ें गेन की हैं उसके हिसाब से। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मतलब माना जाता है कि हाँ जी इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पर आकर के आपका क्या है, पेपर 3 ख़त्म होता है। अब बात आती है 3rd ईयर की, बीएससी 3rd ईयर वाले बच्चे। बहुत ही ज़्यादा इनका ये था कि हाँ जी भैया किस तरीके से होना है, सर किस तरीके से होना है। तो मैंने सारी चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट कर रखा है जस्ट फॉर उस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फर्दर मोर आते हैं, ज़रा इस चीज़ को देखें। देखिए यहाँ मैंने पहले ही ऊपर बता दिया कि 3rd ईयर का भी फर्स्ट पेपर जो होना है इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप या OMR बेस्ड है। बात करते हैं 2nd पेपर से। 2nd पेपर में क्या क्या आ गया, बायोटेक, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल। अब बात करते हैं बीएससी 3rd ईयर के पेपर 2nd के बारे में, ठीक है। पेपर 2nd ऑफ जूलॉजी 302। बेसिकली आप ये देखें कि इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, दीज आर द बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैट्स, राइट। अगेन द सेम स्ट्रेटेजी, 4 यूनिट, पर यूनिट से 2 क्वेश्चन, है ना। और अगर ये बायोटेक्नोलॉजी वाली जो कंप्लीट यूनिट देखें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको शुरू करने से पहले आप क्लास 12th वाली बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ लें, वो आपके ज़्यादा अच्छे से टिप्स पर होगी एंड उसको पढ़ने से आपका 80% तक का कंटेंट यहाँ का कवर अप इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में अलग हैं, है ना, कि देखा जाए कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर अलग हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलग हो गया। दीज आर एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना। ऊपर वाला होगा तभी नीचे वाला होगा, इस तरीके से। आप अगर सिर्फ एग्रीकल्चर का या मेडिसिन फील्ड में एप्लीकेशंस को पढ़ोगे तो आपको उतना समझ में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि पुरानी चीज़ पता होना चाहिए तभी आगे की चीज़ समझ में आएगी। दूसरी यूनिट इम्यूनोलॉजी, अगेन दिस इज़ फ्रॉम द क्लास 12th, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतनी ही है चीज़ें, क्योंकि यू आर इन द ग्रेजुएशन 3rd ईयर एंड ये 12th क्लास की चीज़ें हैं, तो अंतर तो है दोनों में, बट बेस क्लियर वहाँ से आराम से हो सकता है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली यूनिट 3rd में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, है ना। इस टूल्स एंड टेक्निक में मेजरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं दैट इज़ द माइक्रोस्कोपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट, पीएच मीटर इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने हिसाब से क्या चूज़ कर सकते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। अगेन यूनिट 4 बायोस्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इनमें से अगर मैं देखूं तो मीन, मीडियन, मोड बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं पड़ती किसी बच्चे के लिए, बड़े आराम से हो जाता है, ये इजी रहता है ना। तो ये तो आपके टिप्स पे रह गई। अपार्ट फ्रॉम द मीन, मीडियन, मोड आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए कि ये रिग्रेशन वाले पर क्वेश्चन बनता है, साथ के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर पर क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ इन चीज़ों को दिमाग में रखें और इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करें एंड इट विल कम्प्लीटली हेल्प यू। फर्दर मोर पेपर 2nd के बाद में अगला पेपर जो निकल करके आता है दैट इज़ द पेपर 3rd, राइट। बीएससी 3rd ईयर एंड पेपर नंबर 3rd, और इसमें जो चीज़ें रहीं कि इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब जरा मैं थोड़ा सा इसमें स्मार्ट स्टडी करता, मैं अगर आपकी जगह होता तो इकोलॉजी, पॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों आपको क्लास 12th में मिल जाएंगे। क्लास 12th में लास्ट यूनिट इकोलॉजी,
एंड ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट, मतलब आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट और साथ के साथ में यूनिट 4 का पोल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट एक ही बार में। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो माइक्रोबायोलॉजी में कि इन्फेक्शन डिजीज़ का किस तरीके से होना है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी, वायरल डिजीज़ कौन कौन सी, अल्टीमेटली कई सारी तरीके की होती है। वायरल डिजीज़ में जैसे कि रेबीज़, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सारी की सारी चीज़ें आ गई। बैक्टीरियल डिजीज़ में जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की वजह से, सॉरी वो टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से टेटनस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी हो गया। सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज इस तरीके से है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है, आराम से हो जाता है। एनिमल बिहेवियर में जो आपको चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी पड़ती हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है माइग्रेशन ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स, बिहेवियर वाली चीज़ें, और साथ के साथ में रहते हैं कि इनके बिहेवियर के पैटर्न्स, है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ इतनी ही हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जितना भी बताया, मैंने आपके साथ में अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जिस तरीके से मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को बताया था बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जूलॉजी का मैक्सिमम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा का सारा, लेकिन मैक्सिमम जो था मैंने क्वेश्चंस को यहाँ ऑनलाइन मोड पर डिस्कस किया था। OMR बेस्ड जितने भी उनके क्वेश्चंस रहे थे, एंड दैट वर डिस्कस्ड कम्प्लीटली ऑन दिस चैनल, है ना, यूट्यूब पर। आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। एंड जो बच्चों का रिजल्ट निकल करके आया है, बच्चों का जो था रेस्पॉन्स, इट वाज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग, कि बहुत ज़्यादा मीन्स ये वो चीज़ थी जो कि कह सकते हैं कि हाँ जी एक्चुअल में अर्न हुई है, राइट ना। तो वही चीज़ क्या है कि ये अभी सेकेंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों के साथ में मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी, एंड अगर ये चीज़ें आपको किसी भी तरीके से काम आती हैं तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज़ सीधी सी बात है कि अगर हेल्प करोगे तभी आपकी हेल्प होगी, राइट ना। ये सारी की सारी चेन एक दूसरे के साथ में बनती हुई चलती है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप किसी और की हेल्प करें, एंड इट विल कम्प्लीटली एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।